नमस्कार। सुबह 9 बजे तमाम अहम खबरें लेकर हाजिर हूं मैं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा की मंजूरी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। हेडली की गवाही के बाद भारत का सख्त रुख। विदेश मंत्रालय ने कहा, आतंकी सरगनाओं को कानून के शिकंजे में लाए पाकिस्तान। हेडली का बयान मान्य सबूत। अर्थव्यवस्था में सुस्ती बरकरार रहने के ही संकेत। औद्योगिक उत्पादन में लगातार दूसरे महीने गिरावट। खुदरा महंगाई दर 17 महीने के उच्चतम स्तर पर। माली में यूएन शांति रक्षकों के शिविर पर आत्मघाती हमला। 6 शांति सैनिकों समेत 9 की मौत। बान की मून ने की निंदा, बताया युद्ध अपराध। और दक्षिण एशियाई खेलों के मैराथन में गोल्ड जीत। कविता रावत ने हासिल किया रियो ओलंपिक का टिकट। पुरुष हॉकी फाइनल में पाकिस्तान से मिली हार। 146 स्वर्ण के साथ शिखर पर कायम भारत। भारत के भारी विरोध के बावजूद ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को करीब $700 मिलियन के 8 लड़ाकू विमान F-16 विमान बेचने के फैसले को मंजूरी दे दी है। हालांकि कई अमेरिकी सांसदों ने सौदे पर आपत्ति जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने आज इस मुद्दे पर विरोध जताने के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी रक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा है कि दक्षिण एशिया में अमेरिकी सामरिक हितों के लिए पाकिस्तान को F-16 दिया जाना जरूरी है। एजेंसी ने कहा है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अमेरिका का महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी है। भारत ने पाकिस्तान से 26/11 मुंबई हमले के गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हेडली की गवाही से मुंबई आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने की पुष्टि होती है। भारत ने अमेरिका से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी आपत्ति जताई। मुंबई हमले के गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली के बयानों में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी सरगनाओं के बीच संबंधों के खुलासे के बाद भारत ने अब इस मामले में पाकिस्तान से कार्रवाई की मांग की है। भारत ने कहा है कि हेडली का बयान एक मान्य साक्ष्य है जो साबित करता है कि मुंबई हमले को पूरी तरह से पाकिस्तान की जमीन से अंजाम दिया गया। Well, as you know, David Headley's testimony is in relation to the Mumbai terrorist attack, and the testimony is self-explanatory. We have always maintained that it is up to Pakistan to investigate and expose fully the conspiracy in Pakistan behind the Mumbai terrorist attack and to bring all concerned to justice. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर भी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करता है। Well, our position on this has been made clear on a number of occasions that we believe that all such aid actually goes directly into activities directed at India and it should not be given. विकास स्वरूप ने कहा कि अजमल कसाब के गुनाह कबूलने के बाद अगर किसी प्रकार की पुष्टि की जरूरी थी तो वो हेडली की गवाही से पूरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले कल डेविड कोलमैन हेडली ने 26/11 हमले को लेकर कई नए खुलासे किए। हेडली ने अदालत को बताया कि मुंबई हमले के दौरान मुंबई एयरपोर्ट और नेवी स्टेशन को निशाना बनाना चाहते थे। सिद्धिविनायक मंदिर और शिवसेना भवन भी लश्कर के टारगेट में शामिल था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही के दौरान डेविड कोलमैन हेडली ने अदालत को बताया कि उसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का वीडियो तैयार किया था। हेडली को भाभा परमाणु केंद्र के किसी एक ऐसे व्यक्ति को भर्ती करने के लिए कहा गया था जो ISI के लिए काम कर सके। हेडली ने बताया कि लश्कर ने शिवसेना मुख्यालय की रेकी करने को कहा था। मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को का भी रेकी किया था और मुझे कहा गया था मेजर इकबाल ने कि वहां से कुछ लोगों को रिक्रूट करके हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो मिलनी चाहिए, ये एक उसने बात कही थी। गवाही के दौरान हेडली ने यह भी खुलासा किया कि मुंबई हमले के बाद वो आतंकी संगठन अल-कायदा के संपर्क में भी था। उसने बताया कि अल-कायदा के उसके संबंधों की जानकारी लश्कर को नहीं थी।
हेडली ने कहा कि मुंबई हमले के बाद वो हिंदुस्तान आया था। 26/11 का आतंकी हमला के बाद वो इलियास काश्मीरी के साथ कांटेक्ट उसका था और इलियास काश्मीरी ये अलकायदा का कमांडर था। उसने कहा कि ये, मैंने पूछा कि ये बात तुमने लश्कर को बताई थी क्या, तो उसने कहा कि मैंने नहीं बताई क्योंकि लश्कर मुझे परमिट नहीं करते थे। हेडली के मुताबिक उसने मुंबई की रेकी के बाद पाकिस्तान में मेजर इकबाल और लश्कर के नेता जकीरुर रहमान लखवी, साजिद मीर, अबू खां और अब्दुल रहमान पाशा के साथ कई बैठकें की थी। गवाही के दौरान हेडली ने यह भी कहा कि उसने लश्कर को सिद्धि विनायक और नेवी बेस पर हमला करने के लिए मना किया था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जेएनयू में देश विरोधी नारे मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है। साथ ही जांच जारी रहने तक 8 छात्रों के अकादमिक काम पर रोक लगा दी है। वाम दलों ने छात्रों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जेएनयू छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाने के बाद से प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। देर रात एबीवीपी सदस्यों ने कैंपस में प्रदर्शन किया तो जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में भी छात्र और शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू शिक्षक संघ ने पुलिस कार्रवाई को गैर जरूरी बताया और सभी छात्रों की तुरंत रिहाई की मांग की। तो जेएनयू ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। वहीं वाम दलों ने छात्रों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। AISF never involved in such activities. AISF is known for its patriotic duties and patriotic activities. It was in the forefront of the freedom movement. इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार जेएनयू जैसे संस्थान पर अपनी धौंस जमा रही है, जो पूरी तरह से निंदनीय है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भारत विरोधी भावना स्वीकार्य होने का कोई सवाल ही नहीं, जबकि असहमति और चर्चा का अधिकार लोकतंत्र के आवश्यक तत्व हैं। While any anti-national activity must be condemned, but I don't think also that ministers should go out of their way to prejudge issues. इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि सरकार किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को सहन नहीं करेगी। इसके लिए मैंने पुलिस कमिश्नर दिल्ली को जो भी आवश्यक इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए वो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होगी। वहीं अदालत ने कन्हैया कुमार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उस पर देशद्रोह और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ठीक ऐसा ही मामला दिल्ली के प्रेस क्लब में भी हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए डीयू के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन करने वाले अली जावेद से भी पूछताछ की है। इस बीच प्रेस क्लब ने आयोजन के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बुक कराने वाले अली जावेद को प्रेस क्लब से निष्कासित कर दिया है। साथ ही प्रेस क्लब ने बुकिंग नीति और नियमों की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति भी गठित कर दी है। मशहूर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भारत में पैर पसार रही असहिष्णुता पर चिंता जताई है। शुक्रवार को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जाने माने पत्रकार राजेंद्र माथुर की स्मृति में आयोजित व्याख्यान में अमर्त्य सेन ने कहा है कि खाने पीने और विचारों की आज़ादी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कार्यक्रम का आयोजन एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने किया था, जिसमें कई वरिष्ठ पत्रकारों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। We should not tolerate the intolerance that undermines our democracy, that impoverishes the lives of many Indians, and that facilitates a culture of impunity of tormentors, which of course allows this tormenting to continue. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कुछ ताकतें देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। अपने रायबरेली दौरे के दूसरे दिन सोनिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार में शामिल लोग संवैधानिक संस्थाओं को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में जब भी गरीब और आम आदमी की आवाज उठती है तो इसे दबाने की कोशिश की जाती है। सोनिया ने कहा कि संसद में गतिरोध का दोष बेवजह कांग्रेस पार्टी व गांधी नेहरू परिवार पर मढ़ा जाता है, जबकि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। इस मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी अपनी दलीलें ट्रायल कोर्ट के सामने आरोप तय होने के समय रखें। सभी मुद्दे पुनः चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे बहस की जा सकती है, ये अनुमति उच्चतम न्यायालय ने दी है, स्पष्ट किया है। तीसरा और महत्वपूर्ण के सभी अभियुक्तों को एग्जेम्पशन, पूर्ण रूपेण एग्जेम्पशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के रुख को जल्दबाजी बताते हुए इस मामले में की गई सभी टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया है। अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निचली अदालत में होने वाली व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अदालत इन्हें बुला सकती है। जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर है वो भी कायम है और इसीलिए ट्रायल चलेगी। और जहां तक उनकी उपस्थिति के हैं, वो यदि जज अनिवार्य नहीं समझता है तो उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। पटियाला हाउस अदालत में इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अवमानना का नोटिस भेजा है। आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार यौन उत्पीड़न कानून के तहत जिला अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर पाई। सरकार को 17 फरवरी को इस नोटिस का जवाब देना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट के तहत जिला अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने को लेकर नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को अवमानना का नोटिस भेजा है। एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 5 हफ्ते के भीतर जिला अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। आईसीसी की जो अपीलेट बॉडी है वो डीओ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो नहीं है दिल्ली में। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि विद इन 5 वीक्स इट शुड बी फॉर्म्ड, उसकी भी सरकार ने वो नहीं बनाया। दिल्ली के एक मशहूर 5 सितारा होटल में काम करने वाली लड़की ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि महिलाओं के हितों की बात करने वाली केजरीवाल सरकार किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून को लागू करने में लापरवाही बरत रही है। महिलाओं की सुरक्षा पे हमारा पूरा फोकस है। विशाखा कमेटी के ऊपर काफी काम चल रहा है। तो ओवरऑल दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार न केवल संजीदा, इसने काफी कदम उठा भी लिए हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 की धारा 18 के अनुसार राज्य सरकारों को जिला अधिकारी तैनात करने होते हैं, जो संस्था की आंतरिक समिति के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार रखती है। It's a government agency. It has the power to appoint the appellate authority. First and foremost, this post should not have been lying vacant. There is an act and there is a purpose to the act. You can't completely defy the purpose of the act. दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना के नोटिस का जवाब दिल्ली सरकार को 17 फरवरी तक देना है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की सीटें सबसे ज्यादा हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, देवबंद और बीकापुर विधानसभा सीट शामिल हैं। वहीं कर्नाटक की देवदुर्ग, बीदर और हिब्बल विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी है। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में एक एक विधानसभा सीट पर भी वोटिंग जारी है। मतगणना 16 फरवरी को होगी। बिहार में बीजेपी के 2 नेताओं की हत्याओं से सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी और एलजेपी ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है। साथ ही कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत के लिए राज्य की महागठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बिहार में पिछले 12 घंटों में बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पहले छपरा में बीजेपी नेता केदार सिंह की हत्या के बाद आरा के शाहपुर थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता विश्वेश्वर ओझा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। विश्वेश्वर ओझा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। 2 नेता की 24 घंटे के अंदर हत्या हुई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को साफ तौर पे कहना चाहती है कि आपको हुकूमत लोगों ने वोट दिया है, मुख्यमंत्री बनाया है सुशासन के लिए, न कि राजनीतिक बदले की भावना से जिस तरह की हत्याएं
हो रही है और खासकर भाजपा के नेता की। हमारे प्रदेश में राजनीतिक हत्याओं का एक दौर शुरू हो गया है। चुन चुनकर चिन्हित कर कर ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है जिन्होंने कभी न कभी महागठबंधन के खिलाफ, इनके नेताओं के खिलाफ उन्होंने अपनी चिंताओं को प्रकट किया, जो कि हमारे प्रदेश में अब ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हालांकि जेडीयू ने इस मामले में राजनीति करने से इनकार करते हुए मृतक के परिवार वालों को न्याय दिलाने की बात कही है। हत्याओं पे राजनीति करने के पक्ष में नहीं, मुझे मृतक के प्रति भी, उनके परिवार के प्रति भी पूरी सहानुभूति है और उनके परिवार के लोगों को न्याय दिलाया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की। ओझा जिले की शाहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उन पर हत्या, लूट समेत कई दूसरे अपराधों के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ध्रुपद गायकी का अनमोल सितारा, ये पहली विधा थी जिसके अंदर राग को गाया और बजाया जाता था। मिली बुजुर्गों की दुआ तो बनाया संगीत में एक अपना अलग मकाम। ध्यान बहुत ज्यादा प्रेम रहा, उनका प्रेम ही रहा और इतने खुले दिल से तालीम दी उन्होंने कि डागर परिवार में ये परिवार के बाहर जो तालीम देने का सिलसिला, ये हमारे दोनों उस्ताद नहीं किया। मिली शख्सियत में ध्रुपद अंक की गायकी के लाजवाब कलाकार उदय भवलकर से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में मेक इन इंडिया वीक की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर लिथुआनिया, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी उनके साथ रहेंगे। इस मौके पर वो एक सभा को संबोधित करेंगे जिसमें भारत और विदेशों के उद्योगपति शामिल होंगे। कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बड़ा आयाम देना और निर्माण क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दर्शाना है। इसके बाद प्रधानमंत्री बम्बई आर्ट सोसाइटी की तरफ से आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि शेयर बाजार में आई तेज गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसके पीछे वैश्विक कारकों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और निवेशकों को इसमें भरोसा बनाए रखना चाहिए। दरअसल शेयर बाजार गुरुवार को 807 अंक गिरकर बीते 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था और 23,000 से नीचे बंद हुआ था। वित्त मंत्री ने बैंकों के बढ़ते एनपीए को भी चुनौती बताया है। इन बैंकों को ताकत दी है कि जिन लोगों से ऋण वापस लेना है या जहां कार्रवाई करनी है उसकी वापसी की वो पूर्ण कार्रवाई करे। केंद्र सरकार भी कुछ ऐसे नए कदम घोषित करेगी जिससे इन बैंक्स की ताकत इस कार्रवाई को आगे करने में और बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में सुस्ती बरकरार रहने के ही संकेत मिल रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज हुई है। नवंबर के बाद दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन पिछले साल इसी महीने की तुलना में 1.3% कम रहा। दिसंबर में भी औद्योगिक उत्पादन की ग्रोथ नेगेटिव में ही बनी हुई है। हालांकि दिसंबर में आईआईपी ग्रोथ -1.3% रही। नवंबर में आईआईपी ग्रोथ -3.4% रही थी। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट की मुख्य वजह पूंजीगत सामान उत्पादन में भारी गिरावट है। दिसंबर में पूंजीगत सामान क्षेत्र का उत्पादन सालाना आधार पर 19.7% घटा है। सूचकांक में 75% का हिस्सा रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन दिसंबर में 2.4% घटा है। महंगाई के मोर्चे पर भी लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। खुदरा महंगाई दर में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। महंगाई दर जनवरी में बढ़कर 5.69% हो गई है। दिसंबर में आंकड़ा 5.61% था। इस बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई दर 17 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफे से महंगाई दर में बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल की 3 बड़ी पार्टियों और आंदोलनकारी मधेशी मोर्चा के बीच नए संविधान के तहत प्रांतों के सीमांकन के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक राजनीतिक तंत्र स्थापित करने पर सहमति बनी है। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, सीपीएन यूएमएल और माओवादी यूसीपीएन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट के साथ
3 महीने के अंदर राज्य सीमांकन विवाद सुलझाने पर राजी हुए हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा से पहले ये अहम पहल मानी जा रही है। इस बीच नेपाल सरकार ने 6 महीने बाद पूरे देश में तेल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। शुक्रवार से निजी और सार्वजनिक वाहनों के लिए तेल की बिक्री शुरू हो गई है। इससे पहले सोमवार को मधेसी मोर्चा ने अपना आंदोलन खत्म करते हुए नाकेबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में यूएन शांति रक्षक शिविर पर हुए आत्मघाती हमले में 6 शांति सैनिकों समेत 9 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। सभी शांति रक्षक गिनी के हैं, जबकि माली के 3 सैनिकों की भी मौत हुई है। यह हमला देश के उत्तरी इलाके में रणनीतिक तौर से अहम शहर किदाल में किया गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक शिविर पर रॉकेट दागने के तुरंत बाद आत्मघाती हमलावरों को एक गाड़ी शिविर में दाखिल हुई और उन्होंने मोर्टार और मशीन गनों से सैनिकों पर हमला कर दिया। यूएन महासचिव बान की मून ने हमले की निंदा की है। उन्होंने शांति रक्षकों पर हमले को युद्ध अपराध बताते हुए माली सरकार को मदद जारी रखने का भरोसा दिलाया। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के बाद जहां दुनिया भर के वैज्ञानिकों में जोश का माहौल है, वहीं पुणे के खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र आयुका में भी इस खोज को लेकर व्यापक चर्चाओं का दौर जारी है। अमेरिका के वॉशिंगटन में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की मौजूदगी के ऐलान के बाद पुणे के आयुका में उत्सव और उमंग का माहौल है। यहाँ के वैज्ञानिक और छात्र इस कामयाबी में भारत के योगदान को लेकर खासा उत्साहित हैं। अभी हमें और भी डिटेक्टरों की ज़रूरत है, जिससे कि हम और भी अच्छे और जो चीज़ें हम 2 डिटेक्टरों या 3 डिटेक्टरों से नहीं कर सकते, हम 4 या 5 अगर हम और डिटेक्टर लाएं तो उससे और भी नई चीज़ें और किसी यूनिवर्स को और भी अच्छे तरीके से हम उसको जान सकते हैं। भारत के वैज्ञानिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान और उत्साह बढ़ाने वाले ट्वीट से बेहद खुश हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस काम में यहाँ के वैज्ञानिक करीब 10 साल से लगे हैं वो जल्द पूरा हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को महसूस करने में सूक्ष्म लाइगो जैसी तीसरी ऑब्जर्वेटरी भारत में लग सकती है, जिसे बनने में 7 साल का समय लगेगा। Cost will be around 1,000 crores, something like that, of the order of that. आणि आणखी काय? And it is, I think I am hopeful of the detector coming up. वैज्ञानिकों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों के पता लगने से ब्रह्मांड और ब्लैक होल को समझने में अब और आसानी होगी। If the LIGO India detector comes up in a reasonable time, that will play a very crucial role in gravitational wave astronomy, and that's really our interest in pushing that project with several people working together here. भारत के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी विश्वेश्वरैया ने 45 साल पहले गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में अपना रिसर्च पेपर पेश किया था। तब कोई लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लाइगो के ना होने की वजह से इसे ठोक बजाकर दुनिया के सामने लाने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बाद भारत में एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा लाइगो लैब बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। कैमरामैन सुरेश के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, पुणे। मुंबई में चल रहे 6वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव 2016 का आज आखिरी दिन है। फिल्मोत्सव के चौथे दिन कई फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। इसके अलावा कई वरिष्ठ फिल्मकारों ने विज्ञान फिल्म निर्माण से जुड़े पहलुओं पर बात की। 6ठे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव और प्रतियोगिता 2016 में शुक्रवार को विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बनी फिल्मों के अलावा प्रतियोगिता के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर वरिष्ठ फिल्मकारों और लेखकों ने लोगों को विज्ञान फिल्म निर्माण से जुड़े कई पहलुओं के बारे में बताया। It's first time I am coming to Indian Science Film Festival and it has opened a new world for me. It has given so many ideas and I have learned so many things from this festival. कार्यक्रम में संपादन के मूल पहलुओं, ध्वनि के रचनात्मक उपयोग और डिजिटल स्टोरी टेलिंग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर कहा गया कि विज्ञान फिल्में सामाजिक बदलाव का जरिया बन सकती हैं। ये 6ठा नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, इसके लिए काफ़ी मेहनत की गई है और पहली बार बॉलीवुड के और इंडियन सिनेमा के और टेलीविज़न के और
दूसरे क्षेत्र से प्रोमिनेंट लोग आए हैं। इस फिल्मोत्सव का आयोजन विज्ञान प्रसार दिल्ली और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कर रहा है। इसमें युवा और बाल फिल्मकारों के साथ साथ फिल्म उद्योग से जुड़े कई दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, मुंबई। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। निशानेबाजी और एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत के स्वर्ण की संख्या 146 तक पहुंच गई है। गुरुवार को भारतीय खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारत 146 स्वर्ण पदक जीतकर पहले पायदान पर है। एथलेटिक्स में लंबी दूरी की धाविका कविता राउत ने स्वर्ण पदक के साथ रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। महाराष्ट्र की 30 साल की एथलीट कविता ने मैराथन का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कविता ने 2 घंटे 38 मिनट 38 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पर कब्जा किया। कविता चौथी भारतीय महिला एथलीट हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक में जगह बनाई है। वहीं निशानेबाजी में भारत ने कल 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। सिंह को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। दूसरी तरफ पुरुष हॉकी में भारत को निराशा का सामना करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हराकर स्वर्ण पर कब्जा किया। पाकिस्तान ने भारत को 1-0 से मात दी। इस तरह भारत को रजत से ही संतोष करना पड़ा। आविसुर रहमान ने पहले हाफ के अंतिम क्षणों में एकमात्र गोल दागकर पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार इन खेलों का स्वर्ण पदक दिलाया है। एक नजर अगर पदक तालिका पर डालें तो भारत 146 स्वर्ण, 80 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ 249 पदक जीतकर शीर्ष पर बरकरार है। श्रीलंका 25 स्वर्ण, 53 रजत और 79 कांस्य के साथ 157 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 8 स्वर्ण, 23 रजत और 43 कांस्य के साथ 74 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं बांग्लादेश 4 स्वर्ण, 12 रजत और 42 कांस्य के साथ 58 पदक जीतकर चौथे नंबर पर है। और बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया ने दूसरे T20 में श्रीलंका को हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। रांची में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 196 रन बनाए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 51 रन शिखर धवन ने बनाए हैं। जवाब में खेलने उतरी मेहमान टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 127 रन ही बना सकी। शिखर धवन को उनके तेज अर्धशतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, जैसे इनकलाबी शायरी करने वाले फैज़ अहमद फैज़ की आज जयंती है। आज ही के दिन 1911 को पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे फैज़ ने अपनी शायरी में इंसान होने के एहसास, समाज और देश के लिए एक सही और बराबरी की व्यवस्था वाले लोकतंत्र की हिमायत की। उनकी बेमिसाल नज़्में और शायरी नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और जिंदानामा में मौजूद हैं। 20 नवंबर 1984 को इस मशहूर शायर ने दुनिया को अलविदा कर दिया। हल्का किए बैठे रहो एक शमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है पर चंद के कम है। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, कोई चाहने वाला तवाफ को निकले जी, नजर चुरा के चले, जिसमें जान बचा के चले। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा की मंजूरी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। हेडली की गवाही के बाद भारत का सख्त रुख। विदेश मंत्रालय ने कहा आतंकी सरगनाओं को कानून के शिकंजे में लाए पाकिस्तान। हेडली का बयान मान्य सबूत। अर्थव्यवस्था में सुस्ती बरकरार रहने के संकेत। औद्योगिक उत्पादन में लगातार दूसरे महीने गिरावट। खुदरा महंगाई दर 17 महीने के उच्चतम स्तर पर। माली में यूएन शांति रक्षकों के शिविर पर आत्मघाती हमला। 6 शांति सैनिकों समेत 9 की मौत। बान की मून ने की निंदा, बताया युद्ध अपराध।
दक्षिण एशियाई खेलों में मैराथन में गोल्ड जीत कविता रावत ने हासिल किया रियो ओलंपिक का टिकट। पुरुष हॉकी फाइनल में पाकिस्तान से मिली हार। 146 स्वर्ण के साथ शिखर पर कायम भारत। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।